नमस्कार, मैं चंद्रकांता और अनुस्वार मंच में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम अनुस्वार मंच पर संवाद करने जा रहे हैं बीपीए एडवाइजरी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता और अनुस्वार साहित्यिक पत्रिका के मुख्य संपादक डॉक्टर संजीव कुमार जी से। कानून और हिंदी साहित्य से संबंधित आपकी 100 से अधिक पुस्तकें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न कंपनियों में 4 दशकों तक आपकी सेवाएं देने के बाद बजाज ग्रुप में कार्यकारी निदेशक के पद से आप अवकाश प्राप्त हैं। लेखन, संपादन, आलोचना कार्य से जुड़े रहने वाले डॉक्टर संजीव को साहित्य श्री और महादेवी वर्मा साहित्य भारती पुरस्कार सहित बहुत सारे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जा चुके हैं। तो डॉक्टर संजीव की कुछ पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी। मैं पसारे पंख नभ में चल पड़ा कैसा अकेला, छोड़ता पथ किस नगर का, छोड़कर 100 मेल मेला, किस विटप की डाल पर नवनीड़ और विश्राम होगा, किस विपिन में नेवी जीवन का नवीन विधान होगा। तो बहुत स्वागत है डॉक्टर संजीव कुमार आपका अनुस्वार मंच पर। और बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांता जी। तो सर, बहुत लंबा आपका परिचय है जो यहाँ देना संभव नहीं है, लेकिन जिस तरह एक उत्सुकता किताब को लेकर पाठकों में रहती है, ठीक इसी तरह जब कोई साक्षात्कार होता है तो श्रोताओं में जो व्यक्तित्व है उसकी उपलब्धियों के बारे में जानने की उत्सुकता उन्हीं व्यक्ति श्रेष्ठ से रहती है। तो मैं चाहूंगी कि आपका थोड़ा सा आरंभिक जो जीवन रहा, करियर रहा और उसके बाद जो साहित्य से आपका जुड़ाव रहा, उसके बारे में आप संक्षिप्त में हमें बताएं। देखिए, मेरा जो प्रारंभिक जीवन है वो गांव के अंचल में बीता। और गांव के अंचल में बीतने का मतलब ये हुआ प्रकृति के साथ, जहाँ झील, नदियां, नहरें और बाग बगीचे। तो मेरे को घूमने का बड़ा शौक था, तो मैं इन जगहों पर भी घूमता रहता था। खेत भी उधर ही होते थे। तो एक तो ये बैकग्राउंड है। दूसरी, मेरी माँ स्वयं कुछ लिखने की आदी थी, तो उनको लिखते देख के हमको भी लगता था कुछ लिखना चाहिए। तो ऐसे होते होते 12-13 साल की उम्र में मैं कुछ छंद, कुछ पंक्तियां, तुकांत पंक्तियां या तुकांत पंक्तियां लिखने लगा। फिर मैं शहर आ गया, तो वहाँ हमारे एक पड़ोसी थे, जोशी जी, भंवरलाल जोशी नाम था उनका। उन्होंने मुझे बड़ी प्रेरणा दी, बहुत सुंदर लिखा है, और लिखो, इस पे लिखो, उस पे लिखो। करते करते थोड़ा हाथ साफ हो गया। पढ़ते तो थे ही, लेकिन 1975 में हमारी पहली कविता प्रकाशित हुई। तो उस कविता के प्रकाशन के साथ ही, जो है ना, मैं समझता हूँ कि मेरी साहित्यिक यात्रा जारी हो गई। और बस फिर लिखते ही रहे, लिखते ही रहे। प्रकाशित होने का, पुस्तकाकार प्रकाशित होने का कोई संयोग नहीं लग रहा था, क्योंकि हम अपने व्यवसाय में इतने बिजी हो गए कि वहां तक पहुंचना या वो कर पाना जरा आसान नहीं था। तो 2000 सन 2000 में मेरी कानून की पहली किताब छपी, तो वहां से हम प्रकाशन में आना शुरू हुए। फिर 36 किताबें हो गई, ई बुक्स और वो हार्ड बुक्स मिला के उसमें। और इधर जो संकलन चल रहे थे, तैयार कर करके रखते गए। तो 2000 के बाद से ही प्रकाशन का कार्य भी शुरू हुआ, धीरे 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 धीरे। जो हम विभिन्न प्रकाशन संस्थानों से हमारे किताबें प्रकाशित हो रही थी, तो मन में आया कि ये तो एक महंगा काम है, क्यों न इसको सस्ता किया जाए, क्यों न बाहर के लेखकों को भी सस्ते प्रकाशन का लाभ दिया जाए। तो ये सोचते सोचते हम प्रकाशन के काम में भी आ गए। अब वो लेखक भी हो गए, कवि भी हो गए, साहित्यकार भी हो गए और संपादक भी हो गए, प्रकाशक भी हो गए और अधिवक्ता भी हो गए। इतने सारे रोल प्ले कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि अधिकतम न्याय कर सकूं। जी जी।
तो सर, आगे मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। बहुत उत्साह है उन प्रश्नों को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपकी लिखी कुछ पंक्तियां आप ही से सुनना चाहेंगे। कोई अच्छा, पद्य जो आपने सबसे पहले लिखा हो, या आपके पसंद का कोई भी आपकी लिखी हुई रचना। 1 सेकंड दीजिए। एक सेकंड। जी। मेरी जो प्रथम प्रकाशित कविता थी वो सुनाता हूँ। शीर्षक है मैं प्रतीक्षा हूँ। प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। शून्य है पथ, स्नेह लथपथ, देखती रथ में, प्राण तेरे प्राण का प्रण लेखती अथ में। स्नेह के उपमान की नृत्य एक शिक्षा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। देखती हूँ मौन लोचन, मौन सम्मोहन, प्राण तेरे प्राण का दुख और आकुल मन। देखना क्या छोड़ दूं मैं वो अनिच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़े हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। शक्ति जब तक, स्नेह तब तक, पल रहा प्रतिपल। शक्ति जब तक, स्नेह तब तक, पल रहा प्रतिपल। प्राण तेरे प्राण का मैं क्रोध हूँ कोमल, प्राण तेरे प्राण का मैं क्रोध हूँ कोमल। रूप की मधुरागिनी हूँ, सबल बख्शा हूँ, द्वार पर तेरे खड़े हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। ये मेरी पहली कविता थी। बहुत सुंदर। और प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, बिल्कुल ऐसे लगता है कि किसी स्त्री मन वाले व्यक्ति ने लिखा हो। कहीं से नहीं लगता कि किसी पुरुष द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां रही होंगी। और ये पढ़ते ही सबसे पहले जो याद आती है डॉक्टर संजीव महादेवी वर्मा जी याद आती हैं आपकी ये पंक्तियां पढ़कर। वो तो आपकी बहुत सारी कविताएं पढ़ने का मुझे भी अवसर मिला है, चाहे तिष्य रक्षिता हो, दीपांजना हो, कोणार्क हो। तो बहुत छायावाद का प्रभाव तो है ही, लेकिन सबसे अधिक जिनका हम देखते हैं महादेवी वर्मा जी का प्रभाव जी, उन पर नजर आता है। और आपकी आदर्श भी रही है, अक्सर ये आदर्श बात भी। होती है जी। आपको महादेवी वर्मा साहित्य भारती पुरस्कार से भी हाल ही में सम्मानित किया गया, और बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। महादेवी वर्मा की जो काव्य चेतना और शिल्प है, आपकी एक आलोचनात्मक कृति भी इस पर है, खूब हाँ, विस्तार से आपने लिखा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अक्सर छायावाद की जब हम बात करते हैं, तो छायावाद का नामकरण महादेवी जी के नाम पर भी किया जा सकता था। अमूमन स्त्रियों के नाम पर किसी भी कालखंड का नामकरण नहीं मिलता। क्या महादेवी वर्मा का जो साहित्यिक सौष्ठव है, जो उनकी रचनाएं हैं, हमारे जो साहित्य की आलोचना है, क्या सही मूल्यांकन महादेवी वर्मा का कर सकी है? देखिए, मूल्यांकन कभी भी निरपेक्ष नहीं होता, सापेक्ष होता है। तो परिणाम ये होता है कि जिस व्यक्ति की या मूल्यांकन करता की या समीक्षा करता की जैसी मनोगति होती है, जैसी एक समझ होती है, उसका एक बायस पैदा होता है और पूरी की पूरी समीक्षा उसी बायस पर लिखी जाती है। ये कहना अलग है कि साहब मैं निरपेक्ष भाव से लिख रहा हूं, लेकिन निरपेक्ष भाव होता नहीं। हमें जो शब्द पसंद आते हैं उन्हीं शब्दों को हम पढ़ेंगे, हमें जो छंद पसंद आते हैं उन्हीं छंदों को पढ़ेंगे, हमें जो गीत समझ में आते हैं उन्हीं गीतों को पढ़ेंगे। तो ये फर्क रहता है। और महादेवी जी का तो बस कहिए क्या, ऐसे लगता है दिल में उतर जाते हैं शब्द। मैंने उनका उनकी छाया तो मेरे का काव्य पे है, लेकिन जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत की भी छाया हमारे को देखने को मिलेगी बहुत सारी जगहों। प्रकृति वर्णन में विशेष करके सुमित्रानंदन पंत की छाया दिखेगी। तो छायावाद तो हमारे हिसाब से स्वर्ण युग था कविता का। उसके बाद जो बदलाव कविता में आए हैं, समकालीन कविता में, वो तो बस इसी तरह है जैसे घने जंगल में शिकार करते रहना, करने के लिए दौड़ते रहना। जी।
जी, तो सर ये बताएं, इतना एक बड़ा वैभवशाली इतिहास है हिंदी कविता का, जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं, हाँ, छायावाद से विशेष प्रेम की क्या वजह रही? एक तो आप ग्राम्य प्रकृति से जुड़े रहे हैं, आपने शुरुआत में ही बताया, इसके अतिरिक्त और क्या वजह रही देखिए छायावाद से इतना प्रभावित बड़ी होने की? सीधी सी बात है चंद्रकांता जी। सीधी सी बात यह है कि आप यथार्थ में तो जी रहे हैं। जब यथार्थ में आप जी रहे हैं तो उस यथार्थ का चित्रांकन करके आपको क्या फायदा? आवश्यकता इस बात की है कि आपके फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल, ये जो तीन व्यक्तित्व के तत्व हैं, इन तीनों तत्वों के बीच में सामंजस्य कैसे पैदा हो रहा है। मेरा ये कहना है कि सबसे जरूरी है कि इमोशनल क्वेश्चन जो है ना आपका बिल्कुल सही रहे। अगर भावनाएं आपकी सही स्तर पर नहीं है, सही लेवल पर नहीं है, तो डिसबैलेंस पैदा होता है और उसका असर इंटेलेक्चुअल और फिजिकल फैक्टर्स पर भी पड़ता है। तो इमोशंस क्या है? आज सबसे बड़ी परेशानी संप्रेषणीयता की है, सबसे बड़ी परेशानी संवाद की है। लोगों के पास समय ही नहीं है। क्यों नहीं है ये उन्हें भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। शायद वक्त को किस तरीके से उपयोग किया जाए ये भूल गए हम, या उसका दुरुपयोग करने लगे हम। लेकिन इन सब चीजों से पैदा क्या होता है? एक वैक्यूम, एक गैप, एक शून्यता। और इस शून्यता को कैसे भर सकते हैं? एक अच्छी अभिव्यक्ति करके। सबसे बड़ी परेशानी बुजुर्गों को अगर ले लीजिए तो उनको एक ही कोई बात ही करने वाला नहीं है। मिडिल एज को ले लीजिए तो कहने साहब काम कर रहे हैं तो बात करने का मौका कहाँ है। ऐसी दशा में मन में अवसाद पैदा होते हैं, मन में डिफरेंट विभिन्न प्रकार की भावनाएं पैदा होती हैं। उनका उनका उल्लेख होना जरूरी है, उनकी एक्सप्रेशन जरूरी है, ताकि मन की जो शुद्धि है, मन का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। और वो सिर्फ यथार्थ से ही नहीं, जब तक उसमें गीतात्मकता नहीं आएगी तब तक उसकी वो पठनीय भी नहीं बनेगी और वो काव्य काव्य भी नहीं बनेगी। इसलिए छायावाद वो था जिसमें प्रकृति भी थी, जिसमें भावनाएं भी थी, जिसमें सोच भी थी, जिसमें कल्पनाएं भी थी। मैं आज भी कहता हूं कि छायावाद हिंदी कविता का स्वर्ण युग था। लेकिन जी। सवाल यह आता है कि छायावाद लौट के आए, ऐसा तो शायद नहीं दिखता। तो मैंने उदारवाद नाम से एक सोच या विचार का सहारा लिया है, जिसके आधार पर मैं कवि के मन से सीरीज लॉन्च किए हैं। तो उसमें यह है कि मेरा कहना है कि कवित्व बनाए रखिए, काव्यत्व बनाए रखिए, और दूसरा कि गेयता बनाए रखिए। कविता को गद्य मत होने दीजिए, नहीं तो गद्य होकर के कविता अपनी मृत्यु को प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं होने दीजिए। और उदारवाद ये कहता है कि आप चाहे छंद में लिखें या छंद मुक्त लिखें, आप तुकांत लिखें या अतुकांत लिखें, लेकिन उसके काव्यत्व को नहीं हिलने दें, उसको गद्य ना बनाएं। और तीसरी चीज मैं कह सकता हूं कि कविता एक ऐसी विधा है जो सारी विधाओं को समेट सकती है। कविता अपने आप में ऐसी विधा है जिसमें हर प्रकार का लेखन किया जा सकता है। काव्य कथा भी लिखी जा सकती है, काव्यात्मक उपन्यास भी लिखा जा सकता है, काव्यात्मक संस्मरण भी लिखे जा सकते हैं। तो कविता अपने आंतरिक और बाह्य दोनों साधनों से, या सोचों से या परिवेशों से प्रभावित होकर के और आत्मिक भावों के साथ मिल करके सामने आती हैं, तो वो अच्छी कविता होती है और वो पाठक उससे जुड़ता भी है। आप देखेंगे कि कविता कभी कभी ऐसे आंदोलनों को लीड कर गई या नेतृत्व दे गई जो बहुत कठिन थे। स्वतंत्रता संग्राम में इसका उदाहरण है। मैं तो अपने राष्ट्रीय गीत का उदाहरण देता हूँ, वंदे मातरम। तो ये वंदे मातरम जो था, ये उस टाइम ऐसा था कि हर गली गली बजने लगा था और सारे लोग वंदे मातरम सुन करके उठ के चल देते थे। तो ये इतना चेतना भरने वाला गीत था। ऐसे ही कविता में ने बहुत सारे अवसरों पर काम किया है। जैसे बिहारी लाल ने लिखा है, कविवर बिहारी लाल ने, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल,
अली कली सो ही विधो, आगे कौन हवाल। राजा को लिख के भेज दिया तो राजा रनिवास छोड़ करके चले आए, नहीं तो वहीं बंदी हो गए थे। तो इस तरीके की चीजें हैं जो कविता ने बहुत ऐसे काम किए। मैं ये नहीं कहता कि अन्य विधाओं ने काम नहीं किए हैं, लेकिन अन्य विधाएं अपनी जगह पर सक्सेसफुल हैं, सफल हैं और वो माननीय हैं। लेकिन कविता की शक्ति को पहचानने के लिए मैं ये शब्द अवश्य करूंगा। जी जी। तो छायावाद पर बात खत्म करते हैं। और अक्सर छायावाद पर एक आरोप लगता था कि अमूर्तन बहुत अधिक किया गया है या यथार्थ से जुड़ी हुई नहीं है। जो छायावादी कवि हैं छाया को पकड़ते हैं, आम जीवन से कटा हुआ है। लेकिन आप में से जिन भी लोगों ने डॉक्टर संजीव की खामोशी की चीखें काव्य संग्रह पढ़ा होगा, वो जानेंगे कि कितना क्रूर यथार्थ से जुड़ी हुई रचनाएं हैं। ये कुछ पंक्तियां सुनिए इसकी। हाथों में लंगर के निवाले हैं, बदन पर बस तन ढकने के कपड़े, बस इतनी सी है आज की जिंदगी, लुटा चुकी हूं अपना सब कुछ, अपना सुहाग, अपना बेटा, अपनी बेटी और अपना घर बार, पर पता नहीं मौत क्यों ना आई मुझे। तो कश्मीरी विस्थापितों पर आपने खामोशी की चीखें लिखी है। डॉक्टर संजीव, कश्मीर ना तो आपकी जन्मभूमि है और ना ही कर्म भूमि। किस तरह आपको कश्मीर पर लिखने का विचार आया? मैं कश्मीर गया हूँ, वहाँ की स्थिति भी देखी है। और चूंकि हमारी जो कंपनी थी वो एक हाइड्रो पावर प्लांट लगाना चाहती थी, इसलिए वहाँ थोड़ा अंदर तक जाकर के देखने का मौका मिला, लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। तो फिर मैंने सारी सूचनाएं जो उपलब्ध थी वो एकत्र की और उन सूचनाओं के आधार पर मैंने अपना व्यू बनाया। फिर उसके बाद एक चीज होती है परकाया प्रवेश। तो जब दृष्टांतों को इकट्ठा किया तो उसमें ये सोचा कि क्या होगा अगर मैं होता तो क्या होता, कैसे महसूस करता, कैसे अनुभव करता, कैसे मैं इस स्थिति को डील करता। तो ये उस कल्पना का परिणाम है और ये कल्पना छायावाद के पृष्ठभूमि से ही उगती है, यथार्थवाद के युग से नहीं उगती। तो शायद यही रीजन रहा, यही कारण रहा कि हमने इस प्रकार से लिख पाया। जी। बहुत सारे खंड काव्य हैं, बहुत सारी ऐसी गुमनाम महिलाओं पर डॉक्टर संजीव ने लिखा है। एक एक पर बात करते हुए चलेंगे। अक्सर साहित्य की खूबसूरती यह है कि बहुत सारी ऐसे अलक्षित जो चीजें रह गई हैं इतिहास में या कलमबद्ध होने से, साहित्य और विशेषकर काव्य उन्हें आश्रय देता है। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा लिखी और डॉक्टर संजीव ने तिष्य रक्षिता। तिष्य रक्षिता को सर आपने अपने काव्य में जगह दी, साहित्य में उसे स्थान दिया। स्त्री मनोविज्ञान की बहुत खूबसूरत परख है आपकी जो कविताएं हैं तिष्य रक्षिता में। मैंने कहीं पढ़ा था, शायद डॉक्टर राजेश ने इन्हें अकविता कहा है। तो ऐसा किस वजह से उन्होंने कहा तिष्य रक्षिता को? क्या आपने अकविता फॉर्म में लिखा है? मैं नहीं जानता कि वो कविता क्यों कहा उन्होंने। इसका अगला प्रश्न मैं उनसे पूछूंगा जब मिलूंगा कि ये कविता क्यों कहा था तुमने। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं कुणाल के ऊपर कहानियां या गीत या कविताएं तो देखी थी या पुस्तकें देखी थी, लेकिन मुझे लगा कि कुणाल एक ऐसा चरित्र है जो अपने आप में शुद्ध है, 100% शुद्ध है, और उसे जो कुछ भी यातना मिली वो एक अपराधी के द्वारा ही, मतलब उसको एक अपराधी कहा जाना चाहिए। फिर ये सवाल होता है कि जब कोई अपराध होता है तो उस अपराध का कारण क्या है, उसकी जड़ में जाना जरूरी होता है ताकि ये समझा जा सके कि अपराधी ने सही किया या गलत किया या किसी आवेश में किया या स्वरक्षा में किया। तो मैंने अध्ययन किया तिष्य रक्षिता का, तो मैंने ये पाया कि अशोक की जो तीसरी रानी थी उसकी परिचारिका थी तिष्य रक्षिता। और सम्राट अशोक ने जब उसे देखा तो उसे अपनी रानी बनाने का फैसला किया और इस प्रकार वो चौथी रानी बन गई। उसकी उम्र कोई 20 साल की रही होगी। सम्राट अशोक की उम्र 60 में थी। दोनों के बीच उम्र का ऐसा
गैप था, शून्यता थी कि चाह करके भी दोनों लोगों के बीच में सामंजस्य पैदा होने की संभावना नहीं बनती थी। अब ऐसी दशा में दो ही रास्ते थे तीसरे रक्षिता के साथ पास। पहला ये कि वो इस संबंध से अलग हो जाए, और दूसरा ये कि वो कोई विकल्प ढूंढ ले। अब विकल्प ढूंढने में भी दो दो व्यवस्थाएं, कि बाहरी आदमी हो या अंदर का आदमी हो। कुणाल वैसे भी खूबसूरत था, हैंडसम था, तो उसने शायद सोचा कि कुणाल जो मेरी हम उम्र का है, वो हमारी बात मान जाए और जो भी कुछ हमें चाहिए वो हम एक दूसरे को दे सकें। लेकिन कुणाल शुद्ध चरित्र वाला था, उसने वो स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया तो महिलाओं के कहे हुए किसी बात को, अंतर्मन से कही हुई किसी बात को अगर स्वीकार न करे पुरुष, तो महिलाएं बहुत उग्र हो जाती हैं और बहुत जबरदस्त बदला लेती हैं। ऐसा देखा गया है, इतिहास ये कहता है। तो उसने बदला लिया। अब ये बदला जो लिया, उस बदले के लिए जिम्मेदार कौन? तिष्य रक्षिता, कुणाल, या सम्राट अशोक? मेरी नजर में सम्राट अशोक जिम्मेदार थे इस पूरी घटना के लिए। तो इसलिए मैंने प्रश्न तक ले जाकर के कहानी को छोड़ दिया। जी सर, एक स्त्री की काम चेतना की जब हम बात करते हैं तो आज भी चाहे साहित्य हो या लेखन या कोई भी सामान्य जीवन भी हो, अभी तक भी हमारे यहाँ जो है परहेज एक किस्म का चलता है बात करने से। ऊपर से तिष्य रक्षिता जैसी एक स्त्री जिसे इतिहास में एक नकारात्मक रूप से दर्जा प्राप्त है, नकारात्मक वजहों से, तो उसे लेने का जोखिम आपने मतलब कैसे उठाया? आप चाहते तो सम्राट अशोक पर भी लिख सकते थे। आपने सम्राट तिष्य रक्षिता। सम्राट अशोक का जो भविष्य है, या सम्राट अशोक का जो जीवन है, वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। पारदर्शिता के साथ उसको देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो हम उस व्यक्ति के बारे में क्यों ना विचार करें जिस व्यक्ति का संबंध तो है उन चीजों से, या ऐसी किसी विशिष्ट घटना से। आंखें निकाल लेना एक साधारण घटना नहीं है। तो आंखें निकलवा लेने का जो घटना थी वो बड़ी डिफिकल्ट, बड़ी कठिन निर्णय वाली घटना थी। तो ऐसी दशा में वो क्यों हुई, उसको देखना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि सम्राट अशोक के गीत गाए जाएं। इसलिए मैंने तिष्य रक्षिता को चुना इतिहास में से। ऐसी ही और शख्सियतें भी हैं इतिहास में। आने वाले समय में उन पर भी प्रयास करूंगा कुछ लिखने का। जी बिल्कुल, इंतजार रहेगा आपके पाठकों को आपकी अन्य स्त्री रचनाओं का। और कोणार्क पर बात करते हैं, बहुत चर्चित आपका काव्य संग्रह रहा है। खूब सारे पाठकों ने और चर्चित जो साहित्यकार हैं उन्होंने समीक्षाएं भी इस पर लिखी हैं। रमेश सैनी जी और हरिसुमन बिष्ट ने बहुत सुंदर आलेख आपके कोणार्क पर उन्होंने लिखे हैं, बहुत विस्तार से। और विशेष रूप से इन्होंने आपका जो शिल्प है कोणार्क का, उसकी बहुत तारीफ की है। तो कविता में जब कथ्य और शिल्प की बात आती है, आपकी रचनाओं का शिल्प विशेष तौर पर मैं भी बात करना चाहूंगी इस पर। एक चूंकि आजकल गद्यात्मक कविताएं ज्यादा लिखी जा रही हैं, तो इस तरह छंद में कविताएं लिखना और बहुत सुंदर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना, बहुत सुंदर शिल्प उनमें भरना कविताओं में। शिल्प के महत्व को आप किस तरह से देखते हैं जब हम कथ्य और शिल्प की बात करते हैं कविता में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोणार्क जो है ना, वो काव्य संग्रह नहीं है। जैसे सर्ग एक सर्ग दो लिखते हैं, वैसे भाव एक भाव दो लिखा है। तो इस प्रकार से ये एक प्रबंध काव्य है। दूसरी चीज ये कि पूरा कथानक लेकर के चलती है किताब, तो इसलिए भी वो उसे खंड काव्य कह सकते हैं। महाकाव्य कहने की तो स्थिति नहीं है उसके, उसे खंड काव्य कह सकते हैं प्रबंध काव्य के रूप में। तो पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि कोणार्क में मैंने काफी अध्ययन किया, और वहां जाकर के भी अध्ययन किया, लोगों से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि कोणार्क के बारे में क्या है। क्योंकि मुझे लगा कि कोणार्क जो है, इसमें जो उकेरे गए मैथुन मूर्तियां हैं या अन्य प्रकार का शिल्पात्मक संयोग है, तो वो एक विशिष्टता झलकाता है। उसमें लगता है कि कुछ है
और मूर्तियों को देख करके ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे जो जीवंतता है वो जीवंतता तभी आ सकती है जब शिल्पकार को उस जीवंतता के बारे में जरा सा भी इंटरफेस हुआ हो। अगर इंटरफेस नहीं हुआ तो जीवंतता नहीं आ सकती। तो मुझे लगा कि क्यों ना शिल्पी को बात की जाए। तो इस बातचीत करने के मेथड को या प्रक्रिया को या शैली को अपनाने का हमने फैसला किया, नया कुछ एडवेंचरस, ताकि संवाद शैली में भी काव्य लिखा जा सकता है और उस कहानी को कविता में पिरोना या कहानी को कविता के रूप में प्रस्तुत करना भी पॉसिबल हो सकता है। इसलिए मैंने उसे संवाद शैली में लिखा, जिसमें महाराणा विशु के साथ कवि का संवाद होता है और वो विभिन्न पक्षों पर, विभिन्न प्रश्नों पर, विभिन्न क्षेत्रों में उसके साथ प्रश्न करता है और प्रश्न करने के बाद में उसके उत्तर को उसमें अंकित करता है। तो इस प्रकार से कोणार्क में एक नई शैली का प्रयोग किया गया। भाषा, जहां तक सवाल है, भाषा को कोमलता तो चाहिए। जब हम प्रेम मंदिर, हमने उसको प्रेम मंदिर लिखा है, कोणार्क एक प्रेम मंदिर, क्योंकि न तो सूर्य की मूर्ति है वहां पर और न किसी अन्य देवता की, तो इसलिए वहां कोई नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, सूर्य मंदिर उसे कहा जाता रहा है, सूर्य वहां पर है नहीं, तो मैंने कहा उसे सूर्य मंदिर नहीं प्रेम मंदिर कहना चाहिए, क्योंकि अब जो कुछ बचा हुआ सिर्फ प्रेम मंदिर ही बचा हुआ, प्रेम का प्रकाशन ही बचा हुआ। तो इसलिए भाषा जो है ना, वो हमने थोड़ी सी सहज रखी, थोड़ी सी कोमल रखी, ताकि प्रेम कविता को कोमल होना ही चाहिए, वो वीर रस की कविता जैसी नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार से हमने उसको ताना बना उसका बुना। और उसमें शिल्प, मंदिर के शिल्प के पीछे क्या पृष्ठभूमि हो सकती है, कैसा प्रेम संबंध हो सकता है, इस प्रकार की कल्पनाएं हो सकती हैं, उन चीजों की जो आवृत्ति है वो कैसे हुई, उसकी जड़ में जाने की, मनोवैज्ञानिक तरीके से उसकी जड़ में जाने की कोशिश की। और ये सोचा कि 12 साल से अलग रहने वाला जो महाराणा विशु था, जो मुख्य शिल्पी था, उसकी क्या हालत होगी, उसकी क्या सोच होगी, उसकी क्या विचारधारा होगी, उसके आधार पर जो है ना मैंने उसकी रचना की। जी जी। एक और आपका प्रबंध काव्य है वासवदत्ता। इसे मैंने जी अभी तक मुझे नहीं मिला है इसको पढ़ने का अवसर, लेकिन इसका 8 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है सर। जी। क्या इसका जो कंटेंट है वो क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करें, क्योंकि मुझे लगता है इस पर अभी तक कोई समीक्षा मैंने नहीं पढ़ी है, पुस्तक भी नहीं पढ़ी है। आप थोड़ा सा बताएं इस पर। पहली चीज तो ये कि मैं ये पुस्तक आपको भेजूंगा और आप अध्ययन करके उसकी समीक्षा लिखें, तो हमें हर्ष होगा। वासवदत्ता एक गणिका थी आगरा के पास की। एक बार महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे उपगुप्त, तो वो आए, उनको भी गौतम बुद्ध की तरह बुद्ध कहा जाता था। आनंद। तो उनके साथ, उनको देख करके वासवदत्ता थोड़ी सी मोहित हो गई, लेकिन मोहित होकर के जब उसने उनसे कहा कि हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, तो उन्होंने मना कर दिया कि देवी मैं आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर मैं आपको वचन देता हूं कि जब आपको मेरी जरूरत होगी तब मैं अवश्य आऊंगा। इस प्रकार से वासवदत्ता को बड़ा धक्का लगता है, किसी भी स्त्री के द्वारा अगर कोई प्रणय निवेदन किया जाए और उसको कोई मना कर दे तो वो खूंखार हो जाती है, और उसको बिल्कुल ही, जैसा त्रिशरक्षिता केस में देखा कि उसने आंखें निकलवा ली, जैसा उर्वशी के केस में देखा उसने शाप दे दिया, ब्रह्मला बना दिया अर्जुन को, तो इस तरीके की घटनाएं हैं। इसी प्रकार वासवदत्ता भी कुछ सोचती, लेकिन वो तो श्रृंगार से जुड़ी हुई थी, प्रेम प्यार से जुड़ी हुई थी, तो इसलिए उसने जो है ना सोचा कि इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होगा, हमको तो टाल दिया है। लेकिन वो निराश जरूर हो जाती है, और वो निराशा जो है ना हमने चित्रित करने का प्रयास किया है वासवदत्ता के प्रथम खंड में। और द्वितीय खंड में जब वो बुद्ध जी आकर के उसके घावों को, जब लोग आना बंद हो जाते हैं, उसको कोढ़ हो जाता है, लेप्रेसी, तो लोग उससे मिलना जुलना बात करना बंद कर देते हैं, तब आते हैं वो और आकर के वो उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, और अंत में वो बौद्ध भिक्षुणी हो जाते हैं। ये उसकी संक्षिप्त कहानी है, उस पर शोध हो चुका है,
बौद्ध दर्शन के संदर्भ में, क्योंकि उसमें बौद्ध दर्शन की जो सूक्तियां हैं या जो मुख्य तत्व हैं उनको भी कविता में समाहित किया गया है। जी देवी प्रज्ञा पर यही तम है गिरा, और चक्राकार मानो घूमता, वशीभूत कर उसी ज्ञान से। ये उसकी थीम लाइन है। जी। जी। तो वासवदत्ता है, उर्वशी है, तिष्य रक्षिता है, माधवी है। इतिहास और ऐतिहासिक पात्रों में आपकी बहुत रुचि है, मतलब बहुत अनगिनत नाम है आपका। जब हम परिचय पढ़ते हैं, इतनी जो पुस्तकें लिखी हैं, बार बार आपका जो कवि मन है ये इतिहास और स्त्रियों की तरफ ही क्यों भागता है? देखिए, लोग कहते हैं स्त्रियां हमेशा दबी कुचली रखी गई हैं, तो मैं ये देखता हूँ कितनी दबी हैं, कितनी कुचली हैं, और कितना उनके साथ में अत्याचार हुआ है, किस तरीके से उनकी मनोवैज्ञानिक परिस्थिति रही होगी, कहाँ उनके साथ न्याय हुआ है, कहाँ अन्याय हुआ है। ये स्त्रियों के संदर्भ में ही देखना। पुरुषों का तो ठीक है, सब शूरवीर थे और उनके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब आज अगर प्रश्न लें तो आपको लगेगा उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा, लेकिन वो उर्वशी और पुरुरवा की कहानी थी, सिंपल कहानी थी, सिंपल प्रेमालाप की कहानी थी। और उसमें कुछ श्रृंगारिकता, संयोग श्रृंगारिकता ही है, लेकिन उसमें उग्रता नहीं आती। लेकिन जब वो अर्जुन के साथ संवाद करती हैं, अर्जुन को प्रणय निवेदन करती हैं और अर्जुन मना कर देता है कि मैं तो आपको माँ के तरीके से मानता हूँ, तो ऐसी दशा में प्रश्न उठता है कि उसके मन पे कितनी चोट लगेगी। वो देखने की जरूरत है कि उसने उस चोट के आधार पर, उस चोट के कारण उसको शाप दे दिया कि जाओ तुम नपुंसक हो जाओ। उस समय काल को कम किया इंद्र ने, करवाया इंद्र ने, वो तो ठीक है, लेकिन शाप कितना बड़ा दे दिया कि अगर मुझे नहीं तो फिर किसी को नहीं। तो इस तरीके से वो पक्ष देखना था। फिर आया माधवी। माधवी में कई प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि क्या पिता को ये अधिकार है कि अपनी पुत्री को किसी को ऐसे ही दान में दे दे के ले जाओ इसको और अपना काम चलाओ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भले आप दानवीर रहे हैं, भले आपके पास और कुछ नहीं था दान देने को, तो हाथ जोड़ सकते थे, लेकिन इस लड़की को ऐसे भेज दिया कि जाओ तुम राजाओं के पास में उसको सोने को उस राजाओं से सौदा कर लो। और फिर उसके बाद 4 सोपान आते हैं, 4 लोग आते हैं उसकी लाइफ में, 4 पुत्र भी पैदा होते हैं, लेकिन कोई उसके साथ नहीं होता। अंत में जो गालव ऋषि है, वो गालव ऋषि भी उसको डिजर्ट कर देता है, छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति की मनस्थिति क्या होगी? आप अगर ये सोचें तो डिजास्टर्स लगता है, बहुत संहारक लगता है। आदमी के स्त्री की मनोभावना का संहारक लगता है। कैसे वो 4 लोगों के साथ में रही, और कैसे वो उसने महसूस किया, और कैसे बच्चों को छोड़ के चल दी, और जिनके साथ रही उनके क्या व्यवहार थे पॉसिबली। तो वो सारी चीजें उसके अंदर अंकित की गई, और अंत में फिर वो अपना स्वयंवर में सबको छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर जाती है, वन देवी के साथ के लिए। तो ये एक पूरी कहानी है, और इसे मैं प्रबंध काव्य की जगह महाकाव्य ही कहना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी सुदीर्घ प्रकार से, सुदीर्घ अभिव्यक्ति के द्वारा इसके पूरे जीवन पर प्रकाश डाला गया है, और इसलिए उसे प्रबंध काव्य कहेंगे। 300 पन्ने की किताब है, पूरा जीवन चरित्र दिखाते हुए। अगला कैरेक्टर या चरित्र हमने उठाया भानुमति का। भानुमति दुर्योधन की स्त्री थी। दुर्योधन एक मुख्य पात्र था कौरवों की तरफ से, और अर्जुन को नहीं कहना चाहिए, तो 5 पांडव अपने अपने जगह पर थे। तो अब दुर्योधन की पत्नी के बारे में पूरे महाभारत में कुछ न लिखा जाए, यह अचंभा है। जबकि ये कहा जाता है कि भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जब कुनबा जोड़ा तो कैसे कैसे जोड़ा, और कौन कौन सा कुनबा जोड़ा, ये भी तो आना चाहिए ना कहीं। कैसे वो इतनी शक्तिशाली थी अपनी भावनाओं में,
शक्तिवान थी कि उसने जो है ना कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की कोशिश की। दूसरी चीज ये कि वो पहले से चाहती थी कि उसकी उसका विवाह अर्जुन से हो, नहीं हुआ। अर्जुन स्वयंवर में आए नहीं, दुर्योधन उठा लाया, कर्ण ने जो है ना युद्ध किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे टूटे फूटे जो संपर्क थे या सूचनाएं थी उनको इकट्ठा करके मैंने उसकी रचना की। और इंटरेस्टिंगली ये मिलता है कि वो 8वीं रानी बनी अर्जुन की। तो बचपन से जिसे सोचा था कि वो मेरा जीवन साथी बने, हे इन के इन प्रकार और किसी भी स्थिति में वो उस तक पहुंच गई। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम काम करता है। बहुत दिलचस्प जानकारी, और भानुमति भी पढ़नी पड़ेगी अभी। बहुत रोचक मतलब जानकारी, मुझे नहीं मालूम था कि वो दुर्योधन की पत्नी थी। और ये जो एक हम सुनते हैं बचपन से कहावत, भानुमति ने कुंभा जोड़ा पत्थर रोड़ा, कुछ कुछ इस तरह से है, तो मुझे एकदम से इस कहीं लिंक का का ईंट तो कहीं का रोड़ा, हाँ, कहीं कहीं का कहीं। ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। जी जी जी। तो जिस दुख से था मन व्यथित, वही उपहार हो गया, पलकों पर बिखरा राग अखिल संसार हो गया। दीपांजना बहुत सुंदर कृति है, बहुत खूबसूरत। आप दीपो भव का संदेश देती हुई काव्य है। प्रसाद के सर्ववादी दर्शन की बहुत इसमें हमें छाप दिखती है। जैसे कहते हैं कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यही जो मूल चेतना है, दीपांजना का भी स्वर है। तो मैं सर ये जानना चाहती हूँ कि दीपांजना में एक बहुत बड़ा दर्शन है, एक जिसे हम सर्ववादी दर्शन कहते हैं, सबको साथ लेकर चलना, सबके सुखों की चिंता करना और अपनी आत्म ज्योति को पहचानना। तो क्या ये केवल एक लेखकीय उत्पाद है, या व्यक्तिगत तौर पर आपका जीवन दर्शन भी इसी तरह का है? मेरा जीवन दर्शन भी कुछ इसी तरीके का है कि यथासंभव सबको साथ लेकर के चलो। तो दुनिया में आकर के आपने करना क्या है? ये तो 4 दिनों की जिंदगी है, आना और जाना है। तो इसके बीच में सबके सुखों की कामना क्यों न की जाए? सबको सुखी रखने का प्रयास जितना कुछ अपनी क्षमता से कर सकते हो क्यों न किया जाए? हमारे जो एनजीओ है बीपीए फाउंडेशन, उसका उद्देश्य यही है कि बच्चों और महिलाओं को कितना अधिक से अधिक हम सहायता दे सकते हैं, कितना अधिक से अधिक उन्हें उपयोगी शिक्षा या ज्ञान दे करके हम उन्हें व्यवहारिक बना सकते हैं। तो हम एक एक तरफ प्रैक्टिकल रूप से एनजीओ में ये काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो हमारी सोच विचार है वो भी इसी प्रकार के रहती है कि जहां तक हो सके सबको सुख दिया जाए। दर्शन का जहां तक सवाल है, तो दीपांजना में आपको तकरीबन तकरीबन सारे ही दर्शन आपको कहीं ना कहीं प्रच्छन्न रूप में दिख जाएंगे, या उनकी अभिव्यक्ति आपको मिल जाएगी कविता में। तो है उसमें दार्शनिकता का पुट जो आप कह रहे हैं वो दीपांजना में है। जी। थोड़ा देर पहले सर आपने एक बात कही थी, जब हम छायावाद की बात कर रहे थे, कि कविता में जो है गेयता होनी चाहिए, गीतात्मकता होनी चाहिए, कविता को गद्य नहीं बनने देना चाहिए। इसी पर मैं आपसे ये पूछूंगी कि समकालीन कविता को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? अधिकांश जो कविताएं हैं उनका फॉर्म जो है गद्यात्मक ही है। हाँ, है। उसी को तो बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब यह यथार्थ देख रहे हो, यथार्थ भोग रहे हो और यथार्थ ही लिख रहे हो, तो आपके बचने का रास्ता कहाँ है? उपचार कहाँ है? गौतम बुद्ध ने कहा है कि जहां कोई समस्या है तो समस्या का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का उपाय है। तो जब हम उपाय नहीं ढूंढेंगे उसका, और सिर्फ यही कहते रहेंगे मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, ये कबाड़ा है, ये कबाड़ा है, कबाड़ा है, तो उससे क्या निकलने वाला है? छायावाद इस मामले में भिन्न है। वो करुणा को समझता है और उस करुणा को आत्मसात करके अभिव्यक्ति को स्थान देता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से यथार्थ की तरफ डोलना तो चाहिए, चलना तो चाहिए। 2 कदम यथार्थ का भी होना चाहिए, लेकिन 2 कदम छायावादी करुणामयी संस्कृति की भी होनी चाहिए, ताकि लोगों को उन कविताओं के पढ़ने से अपने दुख या अपनी समस्या के यथार्थ को बार बार न पढ़ना पड़े। बजाय इसके उसमें कुछ करुणा दिखे, एक सपोर्ट दिखे और एक रास्ता दिखे, ताकि वो अवसाद से दूर रहे। इस कारण से मैं यथार्थवाद को मॉडिफाई करना पसंद करता हूँ। जी।
प्रकाशन पर बात करते हैं। और हाँ हाँ। प्रकाशन के क्षेत्र में सर कैसे आना हुआ आपका? आप वकील हैं, आप लिखने लगे और कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अचानक से फिर प्रकाशन क्षेत्र में आ गए, कैसे आना हुआ? पहली चीज तो ये कि मेरी नजर में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सब काम बराबर होते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर हम उच्च स्थिति जो थी, या एक अच्छे एम्प्लॉय की, हायर हायर लेवल एम्प्लॉय की जो हम मजा ले रहे थे, तो उसके तुलना में वो मजा तो नहीं है, लेकिन काम तो काम है। अब हुआ यूं कि जब मैंने अपनी अवकाश प्राप्ति के आसपास जब संजोना शुरू किया अपने काम को, तो पुस्तकें ऑलमोस्ट थीमेटिक या थीम के आधार पर हमने संकलन तैयार किए, और जो सामग्री थी जो लिख रखा था उसको लेकर के, और फिर प्रकाशन की बात करें तो हमने बहुत सारे प्रकाशकों के साथ संपर्क किया, बहुत सारे प्रकाशकों को मैंने यूज किया अपनी कविताएं छापने के लिए। लेकिन मैंने देखा कि प्रकाशन के क्षेत्र में अभी आवश्यकता है किसी ऐसे विचारशील व्यक्ति के आने की जो लेखकों की तरफ ध्यान दें, बजाय इसके कि वो पुस्तक और उससे आने वाली आमदनी की तरफ ध्यान दें। बस इसी सोच विचार में प्रकाशन शुरू हो गया। जी। जहां तक मेरी जानकारी है तो इंडियन नेट बुक्स की एक शाखा संभवतः अमेरिका में भी है, जी या नहीं है तो जी है वहां। तो सर आप भारतीय जो प्रकाशकों की कार्य संस्कृति है और जो अमेरिका में कार्य संस्कृति है, किस तरह का उसमें अंतर है? क्या कोई विशिष्ट अंतर है जिससे हम बात कर सकें जिसके बारे में? देखिए, भारतीय साहित्यकार जो प्रवासी हैं, जो इस इलाके में रहते हैं, उनकी संख्या काफी अधिक है, और उनको समस्या आती है प्रकाशन की कि वो यहाँ से इंडिया में प्रकाशित कराएं, और उसकी लागत इतनी हो जाती है कि इनहिबिटिव जिसे कहते हैं ना, वहन जी। करने योग्य नहीं रहती। तो ये सोच करके मैंने अपने पाँव यहाँ तक पसारे, बच्चे मेरे यहीं पर हैं, तो मैंने जी। उनके सहयोग के साथ में पाँव पसारे और हमने प्रकाशन शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा। और हिंदी और इंग्लिश के जो हमारे लेखक हैं उनके पुस्तकें हम प्रकाशित करना शुरू कर दिया। ई बुक्स सारी हमारी ग्लोबल सेल में आ गई हैं। ऑडियो बुक्स हम जनवरी के फर्स्ट वीक में लॉन्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम ग्लोबल रीच की कोशिश कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे हमारे टाइटल्स की संख्या भी बढ़े, और साथ ही साथ हम ग्लोबल सर्विसेज अपनी दे सकें। हमारी किन्हीं संस्थाओं के साथ बातचीत भी चल रही है इस विषय में, ताकि वैश्विक जो प्रकाशन है वो उसको मूर्त रूप दिया जा सके। जी। मेरे अगले प्रश्न का आधा उत्तर तो आपके इसी प्रश्न में था, ई बुक्स और ऑडियो बुक्स की बात आपने कही। सर आप प्रकाशक हैं और एक प्रकाशक की कोशिश हमेशा रहती है कि अधिकाधिक पाठकों तक पुस्तकें पहुंचाई जाए, लेकिन एक हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे पाठक हमारे पास नहीं है। पाठकों की रुचि बढ़े पुस्तकों में, या एक कहना चाहिए जिस तरह पुस्तक संस्कृति है उस तरह पाठकों की एक संस्कृति विकसित हो, इस बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, पाठकों की कोई कमी नहीं है। पढ़ने लायक चीज अगर उनके सामने आएगी तो वो पढ़ेंगे। आज उनके सामने ये समस्या नहीं कि बाजार जाएंगे तो जाकर के खरीद के लाएंगे, या ये किताब कहाँ मिलेगी। हमने अपनी जो पुस्तकें जो हमने प्रकाशित की हैं वो आज के समय में आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, गूगल प्ले पे, इश्यू पे और कई प्रकार के वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। तो उससे पुस्तकों के प्राप्त करना पहले से आसान हो गया है, और पुस्तकें बिक रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि इन माध्यमों से पुस्तकें नहीं बिकती। आज हम जानते हैं कि विश्व के पुस्तक व्यवसाय का तकरीबन 70% अमेजोन ने कैप्चर कर रखा है। तो अमेजोन एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, और वहां से भी काफी अच्छी मात्रा में पुस्तकें बिक रही हैं। जी। सर क्या ये जो आजकल बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं किताबें पढ़ने के, ई बुक्स हैं, ऑडियो बुक्स हैं, फिर पॉडकास्ट भी आ गए हैं, तो क्या प्रिंट पुस्तकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, या अभी भी प्रिंट पुस्तकों का बहुत बड़ा पाठक वर्ग है? प्रिंट पुस्तकों का पाठक वर्ग है, इसलिए क्योंकि जो सुख, जो नशा, जो सुकून पुस्तक पढ़ने में है
वो ई बुक और किंडल और अन्य माध्यमों में नहीं है। वो जो स्याही और कागज की खुशबू होती है ना, वो नशीली होती है, और जिनको शौक लग जाता है वो पुस्तक ही पढ़ते हैं, किंडल नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि किंडल या ऑडियो बुक्स वगैरह जो हैं, ये मेथड पढ़ने को आसान कर दिए हैं। कई बार आप अपने हाथ में किताब पकड़ने में असमर्थ होते हैं तो आप किंडल से भी देख सकते हैं, या जी ऑडियो बुक से को भी पढ़ सकते, सुन सकते हैं। तो ये माध्यम, हाँ, प्रिंटेड बुक्स का सप्लीमेंट रहेंगे, उनको उनको रिप्लेस नहीं करेंगे। जी। बाल साहित्य पर सर थोड़ी सी बात करते हैं। आपने बाल श्रमिकों पर शोध प्रबंध है आपका, और पिछले कुछ समय से आप बाल साहित्य में काम भी कर रहे हैं, मतलब बच्चों की किताबों पर भी इंडिया नेट बुक्स काम कर रहा है। तो क्या कभी खुद आपके मन में बाल उपन्यास लिखने का ख्याल नहीं आया, या किसी बाल चरित्र को लेकर कोई काव्य संग्रह या प्रबंध काव्य लिखने का ख्याल नहीं आया? सही कह रही हैं आप, अच्छा प्रश्न है। बाल साहित्य के ऊपर हमारे दो कार्यक्रम हैं। पहला ये कार्यक्रम है कि मैं खुद भी कुछ लिखूं, जी और दूसरा कार्यक्रम है कि बाल रचनाकारों के द्वारा लिखी पुस्तकों का प्रकाशन करूं। तो बाल रचनाकारों के द्वारा लिखी पुस्तकों का प्रकाशन तो हमने करना शुरू कर दिया है। हमारा सबसे छोटा बाल रचनाकार 6 वर्ष का है, और सबसे बड़ी बाल रचनाकार 14 साल की है। और हम करीबन 1 दर्जन किताबें पब्लिश कर चुके हैं, और वो बच्चे उनको बड़ी प्रेरणा मिली है। और मैं ये कहूँगा कि बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है उस प्रतिभा को बाहर निकालना या निकलने का अवसर देना। तो आपकी नज़र में कोई भी बच्चा ऐसा हो जो लिख सकता है हिंदी या इंग्लिश में, तो आप उसको प्रकाशन के लिए मेरी तरफ से बिना पूछे कह सकती हैं, और उसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है मुझे भेज सकती हैं। मैं विशेष सेल बनाया हुआ मैंने बाल रचनाकारों के लिए। दूसरा जो रूप है वो है मेरे अपने द्वारा बाल कला साहित्य की रचना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक 12 किताबें मैं लिख चुका हूँ बाल साहित्य पर, जिसमें शिशु गीत भी शामिल हैं, कहानियां भी शामिल हैं, और नाटक भी शामिल है। और लगातार मैं बाल साहित्य पर ही अपना ध्यान लगा रहा हूँ, और मूल साहित्य से थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके हम बाल साहित्य की रचना करने का प्रयास कर रहे हैं। जी। तो अनुस्वार के इस मंच से मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हो, तो आपके बच्चे यदि लिखने में रुचि रखते हैं, या आपके आसपास कोई बच्चे हैं जो लिखते हैं, तो आप इंडिया नेट बुक से जरूर संपर्क कीजिए। वो बाल साहित्य में इन दिनों बहुत अच्छा कार्य इंडिया नेट बुक्स कर रहा है। सर, आपने अभी बाल नाटक की बात कही कि आपने बाल नाटक भी लिखे हैं। तो क्या जिस तरह से मुख्य धारा के नाटकों का मंचन होता है, बाल नाटकों के मंचन की क्या स्थिति है? मतलब मेरी जानकारी में अभी तक ना तो मैंने कोई बाल नाटक देखा है, सुना भी नहीं है कि मंचन हो रहा है। देखिए, बाल नाटक रंगमंच पर नहीं आए हैं, लेकिन उनके मंच प्रायः उनके विद्यालयों में प्रस्तुतियों में होते हैं, और वहां पर काफी अच्छी संख्या में बाल नाटक खेले जाते हैं। सवाल ये कि रंगमंच कर्मी जब तक आश्वस्त न हो तब तक शायद वो किसी बाल नाटक को प्रसारित करने या उसको शोकेस करने की हिम्मत न करें। लेकिन मेरा विश्वास है और अनुरोध है रंगमंच के लोगों से कि वो बालकों को भी, बच्चों को भी नाटक प्रस्तुत करने के लिए तैयार करें, ताकि वो प्रारंभ से उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आ सके। जी सर, बाल साहित्य का जो प्रकाशन है, क्या उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की चुनौतियां होती हैं, या उतनी सामान्य ही है जैसे सामान्य पुस्तकों के प्रकाशन में होती है? प्रकाशक के रूप में कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि यदि पुस्तक को स्केचेस या पिक्चर्स के साथ छापा जाए तो उसमें थोड़ा कठिन सा लगता है, और कास्ट बहुत ज्यादा आती है जो कि बाजार में नहीं मिल पाती है। जी। क्या इंडिया नेट बुक्स का कोई इस तरह का आगे भविष्य में प्रोजेक्ट है या प्रयास है कि हम बच्चों को लिखने की, या जिनकी लिखने में रुचि है, एक उन्हें पुस्तक के फॉर्म में उनका लिखा हुआ आ सके, इस संदर्भ में कोई कार्यशाला आयोजित कभी की हो इंडिया नेट बुक्स ने, या विचार हो? हम इस चीज पर विचारशील हैं, और 2023 में हम कार्यशालाएं करने की पूरी कोशिश करेंगे।
और वो भी सिटी एरिया में नहीं, बल्कि थोड़ा सा रिमोट एरिया में, जहाँ पर कि बच्चों में प्रतिभा है लेकिन वो विकस नहीं पाती हैं। तो उसके विकास के लिए वर्कशॉप जरूर करेंगे। हमें तलाश है ऐसे वॉलंटियर्स की कि जो हमारे इस प्रयास में हमारे साथ जुड़ सकें। जी। सर, आपके एक साक्षात्कार में एक पंक्ति पढ़ी थी और जो बहुत रोचक मुझे लगी, नारी में एक और नारी है। तो इसका क्या मायने है जब आप ये देखिए बात कहते हैं? देखिए ऐसा होता है कि कहा है, मनुस्मृति में ही कहा है कि स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। तो स्त्री एक विशिष्ट प्रकार की रचना है और उसका क्लिनिकल एनालिसिस भी किया जा चुका है कि आपके मस्तिष्क में दो हिस्से होते हैं, राइट सेरेब्रल और लेफ्ट सेरेब्रल। राइट सेरेब्रल जो है ना वो दैहिक शक्ति का प्रतीक होता है और लेफ्ट सेरेब्रल जो होता है वो मेधा शक्ति का प्रतीक होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुरुषों का राइट सेरेब्रल होता है और महिलाओं का लेफ्ट सेरेब्रल पाया जाता है ज्यादातर। तो ऐसी दशा में पुरुष देह से, अपने शरीर से तो बलशाली होते हैं लेकिन इमोशनली बड़े कमजोर होते हैं, जबकि स्त्रियां इमोशनल होती हैं लेकिन इमोशनली बड़ी स्ट्रांग होती हैं। तो ऐसी दशा में ये समझना जरूरी है कि स्त्री के अंतर्मन को छूना बड़ा कठिन काम है। बाह्य मन तो दिखता है, अंतर्मन नहीं दिखता। वो क्या सोच रही है, वो क्या समझ रही है, उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए स्त्री के दो रूप होते हैं। जैसे जैसे कहते हैं ना कि खाने खाने के दांत और दिखाने के दांत और। तो वो क्या सोच रही है उसको कोई नहीं समझ सकता, क्या करेगी उसको कोई नहीं समझ सकता, लेकिन वो जो कर रही वो ही दिखता है। इन दो पक्षों को अगर ध्यान में रख के देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि नारी कभी भी किसी भी रूप में आपके सामने आ सकती है। कभी वो सरस्वती हो सकती है, तो कभी वो लक्ष्मी हो सकती है, तो कभी वो दुर्गा भी हो सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि नारी के एक मन को हम देखते हैं, दूसरे मन को देखना संभव ही नहीं है। जी। अर्थात एक नारी के अंदर एक और नारी होती है। चलिए, नारी की बात चली है तो यहीं पर आपकी जो जीवन संगनी है मनोरमा जी के बारे में भी बात करते हुए चलें, तो कुछ बताएं आप मनोरमा जी के बारे में। और वो आपके साथ प्रकाशन में भी जुड़ी हुई है, प्रकाशन के साथ भी। आपकी जो साहित्यिक साधना है और जो प्रकाशन का क्षेत्र है, किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़ी रहती है, किस तरह प्रेरणा है इन सभी कामों में, देखिए वो जानना चाहूंगी। हमसे ज्यादा कर्मशील हैं और उन्होंने दो विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है, हिंदी में और एजुकेशन शिक्षा शास्त्र में। और जी। उन्होंने प्रबंधन में, शिक्षा प्रबंधन में अपनी पीएचडी की हुई है, बीएड भी किया हुआ है और साथ में लाइब्रेरी साइंस का भी उनको ज्ञान है। तो शुरुआती दौर में तो वो टीचिंग व्यवसाय में रही, शिक्षा के व्यवसाय में रही ऊपर। और जब मैंने अपने बजाज से वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की प्लान की, तो उन्होंने भी बच्चों को और हमको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी जी। सेवानिवृत्ति 2 साल पहले ले ली जी। और हमारे साथ जुड़ गए। उनकी जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो हमसे मैच नहीं करती। हमारी मानसिक कार्य क्षमता भले अच्छी हो, लेकिन बाकी सारी चीजों में वो जिस प्रकार से प्रबंधन करती हैं वो उल्लेखनीय है। इसके साथ ही साथ इन्होंने लिखने का भी थोड़ा शौक है। ज्यादा तो नहीं लिखती हमारी तरह की सुबह से लेकर शाम तक किताबें लिख रहे हैं, या हमारा तो होता ना, जिस दिन मन होता है उस दिन हम पूरा दिन उसी में लगा देते हैं, और जिस दिन मन नहीं होता उस दिन उठाते नहीं किताब। वो थोड़ा प्रच्छन्न रूप से लिखती हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पर एक पुस्तक लिखी है। एक मेरी पुस्तक है गुंजन, उस गुंजन का पर्यालोचन उन्होंने लिखा है और जिसमें उन्होंने गुंजन को प्रसाद के आंसू से कंपेयर किया। और जी। एक नागार्जुन पर भी उन्होंने कुछ लिखा है, वो उनके बड़े प्रिय कवि थे, उन पर भी लिखा है कुछ। तो इस तरीके से वो लिखती रहती हैं थोड़े बहुत। और साथ ही में पोस्ट प्रोडक्शन, यानी
किताबों के प्रकाशन के बाद का सारा कार्यक्रम वही देखती हैं। जी। और ऑफिस का जो प्रबंधन, कार्यालय का जो प्रबंधन व्यवस्था है वो सारी वो देखती हैं। वरना मैं दो काम कैसे कर सकता था। अधिवक्ता का काम ही अपने आप में एक आदमी पूरा नहीं कर पाता, और साथ ही प्रकाशन का काम भी काफी समय मांगता है, काफी मॉनिटरिंग मांगता है। भले जब हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग तो चाहिए ही होती है। तो ये सारे काम वो करती हैं। जी। और हम, हमारी वो सीईओ हैं, मुख्य अधिशासी अधिकारी हैं। हम लोग जी। तो उनके क्या कहना चाहिए, उनके अधीन काम करते हैं। माताहत काम करते हैं। जी। ठीक है। सर, नागार्जुन की बात की, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग अभी छूट गया, मैं उस पर आती हूँ। हाँ हाँ। आपका मुक्ति मुक्ति बोध पर भी बहुत कार्य है, आलोचनात्मक कार्य है उनके काव्य पर। हाँ, कौन सी उनकी बातों को आप चिन्हित करना चाहेंगे, हमें क्यों मुक्ति बोध को पढ़ना चाहिए? देखिए, मुक्ति बोध जो है एक स्वच्छंद चेतना वाले कवि हैं, और बल्कि यूं कहना चाहिए कि यथार्थवाद के बहुत करीब लगते हैं वो और लोगों की तुलना में। जैसे अज्ञेय के समय से यथार्थवाद का डंका बजा, लेकिन अज्ञेय के काव्य में पूरी पूरी छायावाद की झलक दिखती है, बस थोड़े हट के। तो मुक्तिबोध में यथार्थवाद अधिक है, और उन्होंने बड़े विस्तृत कैनवस के ऊपर लिखा है। तो मुझे लगा कि कुछ कोशिश की जाए समझने की, वही मेरा एक क्षुद्र प्रयास है। एक जी। हमारी काव्य काव्य संकलन भी है जिसका नाम है मुक्तिबोध, जिसमें हमने उन प्रसंगों को या उन कथाओं को शामिल किया है, कथा काव्य कह सकते हैं उसे, जिनमें कोई आदमी एक निर्णय लेता है, और निर्णय लेकर के वो किसी जाल में फंस जाता है, किसी परेशानी में फंस जाता है, तो फिर कैसे उससे निकलता है। जब उससे निकलता है तो उसे मुक्ति बोध होता है, मुक्ति का बोध होता है। तो एक्चुअली वो शीर्षक भी हमने मुक्ति का बोध की जगह मुक्ति बोध लिख गया। जी। आज की मधुशाला, इस नाम से भी कोई आपकी काव्य कृति है? जी जी, उसी तो उसी पुस्तक के आधार पर हमें जयपुर में हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार घोषित किया गया है, जो 5 जनवरी को मुझे प्राप्त होगा। तो एक्चुअली क्या है कि मधुशाला को तो हम सब जानते हैं। जी। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी उमर खयाम की रुबाइयों के आधार पर। उसमें उनकी किताब में 135 रुबाइयां थी, और मैंने ये सोचा कि 100 साल पहले जो मधुशाला थी, आज मधुशाला की स्थिति क्या है। तो मैंने उसी मधुशाला के आधार पर आज की मधुशाला लिखी। आप मधुशाला को एक तरफ रख लीजिए और आज की मधुशाला को एक तरफ रख लीजिए, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। क्योंकि हमने एक रुबाई के अंदर जो उन्होंने लिखा था, उसी से पार्लेंस में मैंने जो है ना अपनी रुबाई लिखी है। तो रुबाई टू रुबाई आप मैच कर सकती हैं। मेरी किताब में भी 135 रुबाइयां हैं। जी। आशा है लोगों को पसंद आएंगे। जी। तो सर, ये जो पुस्तक है आपकी, ये मतलब प्रकाशित हो चुकी है या कोई पहले ये की हमारी पुस्तक है? 100वीं पुस्तक थी, जो ओके। जुलाई में अच्छा। प्रकाशित हुई थी, और 17 जुलाई को जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में इसका विमोचन किया था। वरिष्ठ सारे वरिष्ठ उपलब्ध थे, दिल्ली के और बाहर के भी। तकरीबन 93 लोग साहित्यकार जो है ना वहाँ उपस्थित थे उसमें, जिसमें हमारा 100वीं किताब का जो विमोचन हुआ था। तो जी। 93 सीनियर लिटरेरियंस हो गया। मेरे लिए बड़े गर्व का दिन था वो, कि 100 भी पूरा घर करेंगे, मधुशाला भी इतने सारे लोगों के द्वारा विमोचित हो रही। तो मुझे जी। वो सपना ही लग रहा था एक तरीके से। और गर्व का विषय होना भी चाहिए। बहुत ही इससे खूबसूरत क्या बात होगी कि आने वाले दिनों में हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार आपकी आज की मधुशाला को मिलने जा रहा है। तो बहुत बधाई सर, हमारी तरफ से अग्रिम बधाई आपको धन्यवाद। इस सम्मान के लिए। आपको मैनेजमेंट गुरु के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या जो लोग आपके मैनेजमेंट वाले व्यक्तित्व से परिचित होंगे जानते हैं। तो हमें जीवन से अक्सर शिकायत होती है कि समय नहीं मिल पाता। अभी आपने जिक्र भी इस तरह का किया था। तो समय मिले, इसके लिए आप जो हमारे युवा हैं उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो समय का मैनेजमेंट किस तरह से करें?
समय के संदर्भ में अगर कुछ समझना चाहता है कोई, तो वो हमारी एक पुस्तक है जिसमें लिखा है समय की बात, उसका शीर्षक है। जी। और हमने उसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें संकेत की हैं। पहला ये कि हमेशा ध्यान रखें कि समय की घड़ी चल रही है, वो रुकी नहीं है और न रुकेगी। सवाल ये आता है कि आप उसके साथ कितना चल रहे हैं। अगर आप उसके साथ नहीं चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में पीछे रह जाएंगे। समय ही एक ऐसी चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती। और अगर किसी से कोई समय ऐसा मिलता है तो उसके लिए ऋणी होना चाहिए कि वो समय आपके लिए उपलब्ध हुआ। तो अच्छा सा पढ़ने के लिए या अच्छा सा लिखने के लिए या अच्छा सा काम करने के लिए ये आवश्यक है कि समय का सदुपयोग किया जाए। प्रायः हम में से सभी लोगों की ये वो रहती है कि अगर 5 बजे का टाइम दिया तो 4:15 बजे तो पहुंचेंगे, 5, 4:45 में नहीं पहुंचेंगे। तो हमें ये जी। भी ध्यान रखना चाहिए कि समय की पंक्चुअलिटी जिसको कहते हैं ना, समय का अनुशासन जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे यही कहूंगा कि का मैनेजमेंट, समय का प्रबंध बड़ी सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि जो गुजर जाता है वो लौट के नहीं आता। जी, बहुत सुंदर। और पूंजी बाजार की एक बार आपसे बात हो रही थी ऑफिस में बैठकर, तो पूंजी बाजार की आपको बहुत गहरी जानकारी है। और सर, जिस तरह आप साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, आपने एक प्रकाशन ही खोल दिया और लगातार सक्रिय हैं, अमेरिका में भी सक्रिय हैं, क्या कभी पूंजी और निवेश से संबंधित जानकारी या टिप्स लोगों को देने से संबंधित कोई ख्याल आपके जेहन में आया कि साहित्य के साथ साथ आम जनता का भी भला हो सके आपकी टिप्स से? देखिए, पूंजी बाजार से संबंधित जितने भी संस्थान हैं या जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं से मैं बेहतर परिचित हूँ। और 14 साल मैंने पूंजी बाजार से संबद्ध संस्थानों में ही काम किया। जी। और ये म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल, मर्चेंट बैंकिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने काम किया है। हम एक समय में राष्ट्रीय सहारा में कॉलम लिखा करते थे पूंजी बाजार से संबंधित। तो वहां से जब मैंने अपना स्थान परिवर्तन किया बजाज में आने का, तो वो 12-13 साल का जो कमाया हुआ धन था वो कहीं बिखर गया, ऐसे कहूँगा। लेकिन ये जरूर है कि पूंजी बाजार के बारे में जो कुछ एक्टिविटी आप सोचती हैं, वो सारी एक्टिविटी से मैं पूरी तरीके से परिचित हूँ। सेबी के कार्यप्रणाली से मैं परिचित हूँ। और मैंने तकरीबन तकरीबन हर काम, हर एक्टिविटी पूंजी बाजार की है। जी। जी। तो और मेरा आज का आखिरी जो प्रश्न है आपसे होगा कि मनोरमा जी के बारे में हमने बहुत संक्षिप्त में जाना, अच्छा लगा जानकर। आपने इतने सारे महिला पात्रों पर लिखा है संजीव जी, क्या कभी मनोरमा जी पर कोई काव्य कृति लिखने का विचार आया या कभी आपने कोई पंक्तियां उन पर लिखी हो? तो सुनना चाहेंगे आपसे। रेडिली अवेलेबल नहीं है। जी। लिखी तो हैं, बल्कि जी। यूं कहूंगा कि एक हमारा जो प्रबंध काव्य है उसका नाम है अंजिता। जी। जी। वो अंजिता जो है ना, वो उन्हीं पर लिखा गया। जी, बहुत सुंदर। अंजिता। तो गुंजन, अंजिता और आकांक्षा, ये तीनों संश्लेषित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए काव्य हैं। और जी। 3 दशकों का मेरे वो एक प्रतीकात्मक अभिलेख है। और अभी 2 खंड उसके और लिखे जाने हैं, तो कुल 5 खंडों का वो एक नए आज आज की कमाई होगी। हाँ, तो मतलब आपने जो आपका आत्मकथात्मक नुमा जो लिखा है वो भी काव्य के रूप में ही वो लिखा भी है। काव्य के रूप में लिखा, तभी तो मैंने कहा ना कि कुछ भी लिखा जा सकता है कविता में, लेकिन सब कुछ नहीं लिखा जा सकता गद्य में। जी। कभी कोई काव्यात्मक संस्मरण आपने सर लिखा? आपने जिक्र किया था काव्यात्मक संस्मरण भी हो सकते हैं। यही तो है ना काव्यात्मक संस्मरण। गुंजन हमारी अच्छा। तरुणाई की कहानी है। अंजिता तरुणाई के बाद संगिनी के प्राप्त होने पर कैसा रहता है जीवन,
उसकी कहानी है। और फिर उसके बाद अध्यवसाय के लिए आकांक्षाएं जो पैदा होती हैं, उनका आकांक्षाओं से निपटने की कहानी है। अब इसके बाद की अगली कहानी आएगी यथावत, जो हमारे अध्यवसाय में जो हमें देखने को समझने को मिला, उस दर्शन में उसका प्रतीकात्मक वो होगा। और फिर आखिरी जो पांचवा होगा वो आध्यात्मिक होगा, ऐसा मैंने मान के रखा हुआ है। क्योंकि कभी भी कहानी या कोई चीज लिखते हैं तो उसके लिए प्लॉट बना लेना चाहिए, रूपरेखा जी जी तैयार होनी चाहिए, ताकि आप उसी भाव में जब कभी भी अवसर मिले आप लिखते रहें। जी। तो बहुत रोचक आपका साक्षात्कार रहा, मजा आया, आनंद आया आपको सुनते हुए। सर, आपकी कुछ पंक्तियों के साथ मैं चाहूंगी कि हमारा ये साक्षात्कार आज का पहले तो समापन हो। मैं आपको बता दूं कि मेरा अगला प्रोजेक्ट ये है। जी। अग्नि परीक्षा, ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा है, शायद यही लिखा है। ये है। और दूसरा ये है, लंकेश्वर। जी। तो ये दो नए चरित्र हैं जिनके ऊपर काम किया, सीता और रावण। रावण। चलिए, एक पुरुष पात्र आपके काव्य का आया तो हाँ, आया आया तो तो। अब पुरुषों को, पुरुष पाठकों को शिकायत नहीं होगी कि संजीव जी महिलाओं पर ही लिखते हैं। हाँ, किसी ने एक दिन कह दिया मेरे से, बड़े वरिष्ठ जी साहित्यकार थी, उनका एक बात बताओ, तुम्हारी कहानी के ये प्रबंध काव्य पढ़ के मुझे एक डाउट होता है कि अगर इस जन्म में आपको इतना सारा महिलाओं के बारे में ज्ञान है तो पिछले जन्म में आप जरूर महिला रहे होंगे। हमने कहा जो भी हो, जो है उसका स्वागत है और उसी का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारी पुरानी प्रोजेक्ट थी, उनको पूरा कर रहा हूँ। ये आज के 10 साल पहले शुरू की थी, 12 साल पहले, अब कंप्लीट हो जी। गई। बहुत शुभकामनाएं सर आपके नए प्रोजेक्ट के लिए। और लेकिन आपसे कुछ पंक्तियां जरूर सुनना चाहेंगे जरूर। समापन से पहले। आप गीत में सुनेंगे या? जी सर, आप गीत सुनाए। गीत सुनना अच्छा लगेगा। एक सेकंड। एक बड़ी डिमांडेड गीत है, जो जी तकरीबन हर मंच पर हमें बुला लिया जाता है इस गीत के लिए। उसके कुछ अंश पढ़ता हूँ। जी। प्यार घर मर जाएगा, प्यार घर मर जाएगा, फिर क्या यहाँ रह जाएगा, प्यार घर मर जाएगा। प्यासी धरती और सिसकता आसमां रह जाएगा, प्यार घर मर जाएगा। कौन तब बातें करेगा, कौन यूं छेड़ेगा तब, कौन समझाएगा दिल को, तन्हा होगा दिल ये जब। रूठना और मान जाना, रूठना और मान जाना, बेसबब रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। पानी की लहरों बिना, पानी की लहरों बिना, सूखी नदी बस नाम की, रूह जब प्यासी रहेगी, रूह जब प्यासी रहेगी, जिंदगी किस काम की, रूह जब प्यासी रहेगी। तो ऐसी नीरस जिंदगी को कौन फिर जी पाएगा, प्यार अगर मर जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। गुलो गुलशन के बिना फिर बागवां भी किस लिए, एक साथी के बिना यह कारवां भी किस लिए, एक साथी के बिना। तो जिंदगी में एक पतझड़ का समा रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा,
प्यार अगर मर जाएगा। हर कोई जीता रहेगा आप में ही गुमशुदा, और आपसे कोई न पूछे, आपसे कोई न पूछे। रूह हो जब गमज़दा, आपसे कोई न पूछे। तो फिर फसाना दिल का दिल में अनकहा रह जाएगा। प्यार अगर मर जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। महफिलें सूनी रहेंगी जब न दिल भर आएगा। महफिलें सूनी रहेंगी। कौन बनकर जुस्तजू तब जिंदगी में छाएगा। कौन बनकर जुस्तजू, कौन हमदम, हम सफर, हम राज ही रह जाएगा। प्यार अगर मर जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। फिर क्या यहाँ रह जाएगा। प्यार अगर मर जाएगा। जी, बहुत सुंदर और सार्थक गीत प्यार अगर मर जाएगा। और बहुत सारे आपके जीवन के बारे में हमने जाना डॉक्टर संजीव आज, और साहित्य के विविध पक्षों पर आपसे बात हुई। बहुत अच्छा लगा, रोचक लगा, ज्ञानवर्धक लगा। और आपके उज्जवल भविष्य और आपकी रचना धर्मिता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आप जाते जाते यदि आप कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। नहीं, आपने बहुत अच्छा अच्छे तरीके से साक्षात्कार किया और बड़े अच्छे और गंभीर प्रश्न पूछे। तो एक यूं कहना चाहिए परिष्कृत साक्षात्कार रहा ये। और आशा है कि हम आपस में इस तरीके की चर्चाएं करते रहेंगे, और समय 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 पर आप हमारी साहित्य को देखती रहेंगी। हम अपनी कुछ पुस्तकें आपको भेजेंगे ताकि उनका भी आप समय पर अध्ययन कर सकें। और आपने हमारी एक पुस्तक की भूमिका भी लिखी है, तो जी उसके लिए भी आभार। और साथ में एक असाइनमेंट भी कि मैं चाहता हूं कि आप हमारी 3 पुस्तकों को सामने रखकर उसमें से कोई एक अच्छा सा श्रेष्ठ गीत चुन करके और एक संकलन बनाए। वो मैं भेजूंगा आपको। जी सर। एक नया संकलन, पुनर्संकलन तैयार करेंगे चंद्रकांता जी। जी सर, धन्यवाद। और आप मुझे भानुमति भेजिएगा सर, मुझे ये पढ़ने की जो सबसे ज्यादा उत्सुकता बनी है, भानुमति पढ़ना चाहूंगी कि क्या इसमें लिखा है, कौन थी भानुमति। मैं अभी पीडीएफ भेज देता हूँ आपको। जी ठीक है संजीव जी, तो अच्छा रहा आज का सेशन ये। और लग ही नहीं रहा कि रात का इतना 11:30 बजने वाले एकदम। अम, कल शाम को और गिरीश पंकज जी के साथ चर्चा हो रही थी, ऐसे ही जी वो साक्षात्कार कर रहे थे वहां। जी तो 11:45 बज गए रात के। हाँ क्योंकि वो काफी विस्तार से चले गए। और चूंकि जैसे आपने हमारी कई किताबें पढ़ी हुई हैं, उन्होंने तो तकरीबन सब किताबें पढ़ी हुई हैं, तो निश्चित रूप से जी उनके प्रश्न भी बड़े लंबे थे। तो जी जी। बड़ा टाइम लगा, 1.25 घंटे का इंटरव्यू हो गया। हम्म, चलिए बढ़िया है, आप इजाजत कर्तव्य देते हैं, धन्यवाद, आभार। में। और ऐसे ही मिलते नमस्ते रहेंगे, सर, ऐसे ही थैंक मिलके यू। काम करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते।